नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस पीसीएस स्टडी विद डिवोशनल पर यूपीएससी यूपीपीएससी मेंस की सीरीज में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीएस2 मेंस के पॉलिटी सेक्शन का एक टॉपिक, सालिएंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। पार्लियामेंट के द्वारा 1950 में और 1951 में दो एक्ट लाए गए, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951। दोनों में क्या साइलेंट फीचर्स रहे, हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए इनका सिग्निफिकेंस क्या है, इन्हें अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए किस तरह के चैलेंजेस सामने आते हैं, हमारे कंट्री की डेमोक्रेसी में इलेक्शन का रोल क्या है, हमारे इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम में कौन कौन से इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, और हमारे कंट्री की इलेक्टोरल प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर करने के लिए अब तक कौन कौन से रिफॉर्म लिए गए। इन सारे सेक्शंस को हम बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव तरीके से कवर करेंगे। इससे पहले हम आज के अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करें, हम आपके लिए लेके आए हैं एथिक्स के एग्जाम्पल में थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि दी गई थी जॉन रॉल्स के द्वारा। रॉल्स कहते हैं एक स्टेबल रीजनेबली वेल ऑफ सोसाइटी म्यूचुअल एडवांटेज के लिए एक कोऑपरेटिव वेंचर की तरह काम करती है, और इस कोऑपरेशन के साथ उन मेंबर्स के बीच में उनकी सोशल लिविंग का बेनिफिट्स हैं, बर्डन है, ये उनमें किस तरह से शेयर होंगे, इसके रिगार्डिंग कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है। इनका जो कंसेप्ट है ना सोशल जस्टिस के ऊपर, वो एक तरह से फेयरनेस को एम्फासिस करता है, एक ऐसी फेयरनेस जो सबके लिए हो, चाहे वो सोसाइटी का मोस्ट टैलेंटेड पर्सन हो या मोस्ट डिसएडवांटेज वाला पर्सन हो, फेयरनेस सबके लिए बराबर होनी चाहिए। जॉन रॉल्स के द्वारा सोशल जस्टिस के ऊपर दो बेसिक प्रिंसिपल्स को बताया गया, एक है इक्वलिटी प्रिंसिपल और दूसरा है डिफरेंस प्रिंसिपल। ये जो डिफरेंस प्रिंसिपल है ना, ये हमारी सोसाइटी की सोशियो इकोनॉमिक इनक्वालिटी के बारे में डिस्क्राइब करता है, और दूसरी तरफ इक्वलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि हमारी सोसाइटी में हर एक पर्सन को इक्वल राइट और इक्वल लिबर्टी होनी चाहिए, जो कि बेस्ड है कांटियन एथिक्स के ऊपर। इसके माध्यम से हम सोसाइटी के हर एक पर्सन को इक्विटेबल एडवांटेज दे सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग ओपन टू ऑल। रॉल्स का कहना है कि हमारी सोसाइटी में हर एक पर्सन की इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जो कि सारे इंस्टीट्यूशन के लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड को फॉलो करे। हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और यहाँ की डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए इक्वल बेसिक लिबर्टी का होना किसी भी तरीके से निगोशिएबल नहीं है। ये एक तरह से मोरलिटी की बजाय एक रेशनल थिंकिंग को आर्ग्यू करते हैं, ताकि हम सोसाइटी में जब भी कभी बर्डन को, बेनिफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि हमारा तरीका फेयर हो और हम हर एक पहलू को इम्पार्शियल तरीके से जज कर पाएँ। और हम जॉन रॉल्स के इक्वलिटी प्रिंसिपल की बेस पे हम हमारी सोसाइटी को इगैलिटेरियन बना सकते हैं, तभी हम रियल मीनिंग में कह पाएंगे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब हम आज के अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, सालिएंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट। हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और यहाँ पर डेमोक्रेसी को मेंटेन रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और हमारे कंट्री में फ्री, फेयर और इम्पार्शियल मैनर में इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए हमारे संविधान में आर्टिकल्स हैं फ्रॉम 324 टू 329, जो कि पार्लियामेंट को एम्पावर करते हैं इलेक्टोरल प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए, लॉज को बनाने में, जिसका आउटकम हमारे सामने है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसी कंटेक्स्ट में पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट को लाया गया 1950 का, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। ये एक तरह से प्रोवाइड करता है कि एक्चुअल इलेक्शन के पहले प्रिपरेशन किस तरह की होनी चाहिए। और नेक्स्ट है आरपीए 1951, ये एक तरह से एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन के लिए प्रोविज़न को बनाता है। अगर हम आरपीए 1950 के साइलेंट फीचर्स को देखें, इलेक्टोरल रूल्स को प्रिपेयर करना, क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स है, और डिलिमिटेशन है कॉन्स्टिट्यूंसी का, पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में सीट्स का एलोकेशन है। जैसा कि हम देखते हैं आर्टिकल 80 बताता है पार्लियामेंट में मैक्सिमम और मिनिमम कितनी सीट्स होंगी। सिमिलरली आर्टिकल 170 बताता है स्टेट असेंबलीज की सीट्स के बारे में। आर्टिकल 171 बताता है विधान परिषद की सीट्स के बारे में। अगर हम आरपीए 1951 के सालिएंट फीचर्स को देखें, ये इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को प्रोवाइड करता है। पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन है, पोल्स हैं, बाई इलेक्शंस हैं, और इलेक्शन डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए प्रोसीजर्स हैं, और जो भी मेंबर्स ऑफ द हाउस हैं उनकी मेंबरशिप को क्वालिफाई करने के और डिस्क्वालीफाई करने के ये प्रोविजन बताता है। और जो भी इलेक्शन ऑफेंसेस हैं उन्हें कर्व करने के लिए प्रोविजंस हैं, और इलेक्शन को एक्चुअली कंडक्ट कराने के लिए ये एक तरह से फैसिलिटेट करता है। आरपीए 1950, आरपीए 1951 के हमने दोनों के प्रोविजंस को देखा कि हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही एक्ट एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये एक तरह से हमारी कंट्री में अकाउंटेबिलिटी को, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और एक तरह से डायरेक्ट और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि इलेक्शन का प्रोसेस पूरी तरह से क्लीन रहे।
जिसका आउटकम सभी के लिए एक्सेप्टेबल हो और एक सौहार्द की भावना से पावर का ट्रांजिशन हो। इन आरपीए का हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी में क्या सिग्निफिकेंस है, हम इसे देख लेते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जैसा कि हम जानते हैं हमारी कंट्री में हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविज़न है, जो कि हमारे इलेक्शन की प्रोसेस को और ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाता है। ये एक तरह से अप्रोप्रिएट कैंडिडेट को चुनने में लोग किस तरह से एक्टिव रोल प्ले करें, ये उन्हें इनकरेज और एम्पावर करता है। इस तरह से ये एक तरह से पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन, आरपीए 1950 डिलिमिटेशन प्रोसेस के प्रोविज़न को प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे इलेक्शन के प्रोसेस में एक तरह से इक्वलिटी को लेके आते हैं। फेडरलिज्म है, ये हमारी कंट्री की जो फेडरल पॉलिसी है उसे एक तरह से स्ट्रेंथन करते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में हर एक स्टेट का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। डीक्रिमिनलाइजिंग इंडियन पॉलिटिक्स, स्पेशली आरपीए 1951 हमारे कंट्री में रूल ऑफ द लॉ इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है नेक्सस, जो कि अक्सर हम देखते हैं पॉलिटिशियंस हैं, पुलिस हैं, क्रिमिनल हैं, इन तीनों के बीच में नेक्सस देखने को मिलता है। और इस नेक्सस को ब्रेक करने में स्पेशली आरपीए 1951 बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोविज़न है कि कोई भी व्यक्ति जो क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, ऐसे पर्सन की एंट्री हमारे कंट्री की इलेक्टोरल प्रोसेस में रोका जाए। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, ये आरपीए 1951 ये एक तरह से एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे कंट्री के इलेक्शन प्रोसेस में अकाउंटेबिलिटी को, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ताकि जो पब्लिक फंड है उसका मिसयूज ना हो और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पावर में है वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए अपनी पावर का मिसयूज ना करे। क्लीन इलेक्शन, ये आरपीए 1951 बूथ कैप्चरिंग है, बराबरी है, प्रोमोटिंग इनविटी है, इस तरह की करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकता है और हमारे कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंश्योर करता है। लेजिबल पॉलिटिकल फंडिंग, हमारे कंट्री में इलेक्टोरल बॉन्ड का कंसेप्ट लाया गया। ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो कि रजिस्टर्ड हैं आरपीए 1951 के सेक्शन 29A के तहत, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज ही एलिजिबल हैं जो कि इस बॉन्ड को रिसीव कर सकती हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं ये एक तरह से मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल फंडिंग को ट्रेस करने के लिए, और इस तरह से इलेक्टोरल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है। इन सारे सिग्निफिकेंस के बावजूद इस एक्ट में कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। फॉल्स डिस्क्लोजर, जैसा कि हम जानते हैं आरपीए में इलेक्शन कैंडिडेट के द्वारा उसकी एसेट और लायबिलिटी को उसके द्वारा डिक्लेयर करने का प्रोविज़न है, फिर भी ये कैंडिडेट अपने एसेट्स को पूरी तरीके से डिस्क्लोज नहीं करते हैं और अपने एसेट्स के बारे में, लायबिलिटीज़ के बारे में, इनकम के बारे में और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, वैसे तो हमारे संविधान में बहुत सारे प्रोविज़न बनाए गए हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक इंडिपेंडेंट बॉडी कंसीडर करते हैं, फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने फाइनेंशियल मैटर के लिए यूनियन के ऊपर डिपेंडेंट होता है और इसकी वजह से हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में ऑफिसर्स के अंदर फेवरटिज्म की भावना देखने को मिलती है। मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, कई बार हम ये देखते हैं कि इलेक्शन के दौरान रूलिंग पार्टी ऑफिशियल मशीनरी का गलत यूज़ करती है, जो कि उन्हें कहीं ना कहीं एक अनफेयर एडवांटेज देता है। कई बार हम ये देखते हैं कि कैंडिडेट 2 सीट से इलेक्शन फाइट करते हैं और इलेक्शन के रिजल्ट के बाद अपनी एक सीट छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे बाई इलेक्शन होने की वजह से हमारे पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर एक एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन देखने को मिलता है। डिस्क्वालिफिकेशन, एमपी हो, एमएलए हो, उन्हें डिस्क्वालीफाई करने का जो रूल है ना, उनमें कई बार डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। आरपीए का सेक्शन 126 ये कहता है कि इलेक्शन में पोलिंग खत्म होने से 48 आवर्स पहले ये किसी भी कैंडिडेट के द्वारा किसी भी इलेक्शन मैटर्स के ऊपर डिस्प्ले करने को रोकता है। और इसका सेक्शन 88 है जो कि ये कहता है कि किसी भी कैंडिडेट को अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग को सबमिट करना है। उन्हें जितना भी इलेक्शन के ऊपर एक्सपेंसेस करना है उनमें लिमिट रखी गई है, बट इसके बावजूद हमारे इंडियन इलेक्शन में आज भी हम ब्लैक मनी के फ्लो को नहीं रोक पाए हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे कंट्री में किसी भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी इलेक्शन प्रोसेस की फेयरनेस पे डिपेंड करती है और हमारे कंट्री में फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए उसे सक्सेसफुली कंडक्ट कराने के लिए जो भी रूल फ्रेम किए गए हैं उनमें आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। इसी क्रम में हमारे इंडिया की जो इलेक्शन सिस्टम है हम उसको देख लेते हैं। इलेक्शन क्या है? किसी भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में पीपल के फ्री विल के द्वारा पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने के लिए एक रेगुलर इंटरवल पर इंडिविजुअल को चूज करने के लिए जो वोटिंग का प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्शन। इलेक्टोरल रिफॉर्म, हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी अच्छी हो, क्लीन पॉलिटिक्स हो,
लेजिस्लेटिव चैम्बर्स के लिए आइडियल मेंबर्स का चुनाव हो, हमारे कंट्री में इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, हमारे कंट्री में इन सभी को प्रमोट करने के लिए इलेक्शन प्रोसेस में जो भी पॉजिटिव चेंजेस हैं, इवोल्यूशन है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। और हमारे कंट्री की डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए इलेक्शन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। इसके माध्यम से एक रेगुलर इंटरवल पर लीडरशिप का चेंज होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का पार्टिसिपेशन है, कंटिन्यूएशन ऑफ डेमोक्रेसी है, और इसके माध्यम से हम कॉमन पीपल में नेशनलिज्म की भावना है, पैट्रियाटिज्म की भावना है, उन्हें प्रमोट कर पाते हैं। ये एक तरह से हमारी कंट्री में एक सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम लेके आता है, जो कि बेस्ड होता है चेक्स एंड बैलेंसेस के ऊपर, क्योंकि इसके माध्यम से हम रूलिंग पार्टीज़ के ऊपर एक प्रॉपर चेक रख पाते हैं और पब्लिक की डिमांड को भी कंसीडर कर पाते हैं। ये हमारे कंट्री में एक सोशल और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन को फैसिलिटेट करता है, क्योंकि इसके माध्यम से सिटीजन्स एक दूसरे को लिंक कर पाते हैं, और इस तरह से हमारे कंट्री में पॉलिटी की विएबिलिटी कंफर्म हो पाती है। और टेकिंग ओनरशिप ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ये हमारे कंट्री में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करता है। फिर भी हमारे इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम में कई सारे इश्यूज़ भी देखने को मिलते हैं। फाइनेंसिंग ऑफ इलेक्शंस, जैसा कि हमने देखा इलेक्शन के दौरान इम्प्रॉपर पॉलिटिकल फंडिंग देखने को मिलती है, मसल पावर है, मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, और क्रिमिनल्स का पॉलिटिसाइजेशन है। पॉलिटिकल पार्टीज में डमी कैंडिडेट्स हैं, कास्टिज्म है, कम्युनलिज्म है, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, और कई बार ईवीएम टैंपरिंग का इश्यू भी सामने आता है। हमारे कंट्री के इलेक्शन प्रोसेस में इस तरह के इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए, इलेक्टोरल प्रोसेस को और ज़्यादा बेटर करने के लिए, जैसे कि हमने देखा ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाए गए हैं। अपनी इनकम के बारे में, एसेट्स के बारे में, लायबिलिटीज़ के बारे में मैंडेटरी डिक्लेरेशन है। वोटर के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। वोटिंग एज को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 61 के तहत 21 से 18 ईयर्स किया गया। पोस्टिंग बैलेट के माध्यम से वोटिंग का प्रोविज़न किया गया, और 2021 में एक बिल लाया गया, इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल। वोटिंग प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाई गई, नोटा का ऑप्शन दिया गया, और हमारे कंट्री में इलेक्शन की सैंक्टिटी को प्रिजर्व रखने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। एंड देयर इज ए प्रोविजन ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ पॉलिटिशियंस। हमारे कंट्री में इलेक्शन के दौरान एक लेवल प्लेइंग फील्ड को क्रिएट करने के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लाया गया। इलेक्शन एक्सपेंडिचर के ऊपर सीलिंग की गई, एग्जिट पोल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लाए गए, और वोटर्स को एजुकेट करने के लिए स्वीप है, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम, इसे लाया गया ताकि हमारे कंट्री में वोटर्स को एजुकेट कर पाएँ और उनमें इलेक्शन की इंपॉर्टेंस को समझा पाएँ। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी का एक स्तंभ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और हमारे कंट्री में इलेक्शन प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए ये स्टेप्स काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं। इस वीडियो को PDF आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें, सो दैट मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी नोट्स के साथ में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।